हेलो साथियों, कैसे हैं? सब बढ़िया। हमारे फ्रिक्शन वाला जो है वो फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स में टॉपिक चल रहा था और सुयान एकेडमी में आप लोगों का सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक था वो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, वो फ्रिक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे और उस फ्रिक्शन वाले टॉपिक में हमने कुछ एक दो सिचुएशंस देख ली थी और एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। अब फ्रिक्शन की और कौन कौन सी सिचुएशन बन सकती है उसके बारे में हम आज जो है बात करेंगे ना, कि फ्रिक्शन जब कोई ब्लॉक है वो सपोज करिए कि उसको हम पुश कर रहे हैं या धक्का दे रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो उसमें क्या सिचुएशन बनेगी, कैसी उसकी इक्वेशंस बनेंगी, क्या उसमें कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन रहेगा, कितना फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, क्या उसकी इक्वेशन रहेगी, उनके बारे में। देन उसके बाद में एक मिक्सअप देख लेंगे, क्योंकि हमने अभी तक पुल्ली के साथ में फ्रिक्शन अगर हो, मतलब कि अगर रस्सी से कोई बंधा हुआ है, कोई मास है, वो ग्रेविटेशन फील्ड के एक्सेलरेशन में लटका हुआ है, देन उसके बाद में एक सरफेस से कोई दूसरा मास पड़ा है तो वो मूव कर रहे हैं, उसमें फ्रिक्शन वाला जो है वो केस हमने बिना फ्रिक्शन के देख लिए थे, वो सारे फ्रिक्शन के साथ एक दो केस देख लेंगे। देन उसके बाद में मैं फ्रिक्शन वाला टॉपिक यहीं पे खत्म कर दूंगा। क्वेश्चन वगैरह जो है वो आप करते रहिए। आपको मैंने पहले ही बताया है, कुछ लोग पूछते हैं कौन सी किताब यूज करें। मैंने आपको पहले कहा था सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड की किताबें या कोई भी जो ऐसा आपके पास किताबें हो जिसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं सारे के सारे, वो सारी कोई सी भी किताब आप ले सकते हो। मैं आपको सिर्फ यहाँ कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, वो कंसेप्ट अगर आप सीख जाते हो तो वो कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे एससी वर्मा का क्वेश्चन हो, आप उसको भी सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, इस बात की हमें टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, जहां से भी जो भी क्वेश्चन मिल रहा है उसको आप सोल्व करिए, आप आराम से कर पाएंगे। और जब आप क्वेश्चन सोल्व करें, आपसे नहीं हो तो एक बार जो जिस टॉपिक का वो क्वेश्चन है उसका आप वापस वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, जैसे ही वीडियो देखेंगे आपको वो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, और कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो देन उसके बाद आप उस क्वेश्चन में वो कंसेप्ट अप्लाई करके आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए। और दूसरा, ये जरूरी नहीं कि जो अभी हम जनरल जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ये फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए स्पेशली मैं उनको एक तरह से उनके लिए बना रहा हूँ वीडियो, लेकिन ये टॉपिक तो जनरल टॉपिक है, ये कोई भी देख सकता है ना। तो आप लोग जो भी 11th 12th में भी, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, या सपोज करिए कोई ऐसे एग्जाम है जो यूनिवर्सिटी में जो अपने क्या बोलते हैं कि एडमिशन के लिए जो एग्जाम है उनमें क्वेश्चन पूछे, जहाँ पे भी 11th 12th का पोर्शन आ रहा हो वो कोई भी इस वीडियो को देख के और वो क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, तो उनको भी आप रिकमेंड करिए। ठीक है, धीरे धीरे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए फ्री में है, मैं इसके लिए कोई पेमेंट नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना और फिजिक्स सिखाना, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ कि मैं अपने कॉलेज को भी मैनेज कर रहा हूँ। देन उसके बाद टाइम निकाल के जैसे तैसे भी है तो रोज़ का एक वीडियो चढ़ाने की या 2-3 कंसेप्ट आपको डेली सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो रहेगा, कुछ सिचुएशंस मैं यहाँ पे बनाऊंगा, उन सिचुएशन पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जो सिचुएशन बना रहा हूँ उसके अंदर सबसे पहले है कि अगर आप किसी ब्लॉक को खींच रहे हैं। ठीक है, पहली सिचुएशन क्या है कि अगर हमारे पास कोई ये सरफेस है, इस पे अगर कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका मास कितना है, m इसका मास है, और इस m मास है तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा जिसे नॉर्मल फोर्स कहेंगे, नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा जिसे हम mg, में स्मॉल में लिख देता हूँ क्योंकि बार बार स्मॉल लिखना थोड़ा आसान रहता है। mg फोर्स नीचे की ओर लगेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अगर इसको किसी भी एंगल से, देखो नॉर्मल वाला केस मैंने देख लिया था कि अगर मैं इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर इसको खींचता हूं तो क्या इक्वेशन बनेगी, वो मैं आपको जब फ्रिक्शन स्टार्ट हुआ था उसके जस्ट बाद में फ्रिक्शन के बारे में बता के देन उसके बाद में हमने उसकी इक्वेशन सोल्व कर ली थी। अब मान लीजिए मैं थीटा एंगल पे, नॉर्मली क्या होता है कि आप रस्सी बांधी ऐसे पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, है ना, जो नॉर्मल केस होता है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, उस केस की हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये अपना हॉरिजॉन्टल वाला हो गया। ठीक है, और यहाँ से कितना है, आपने फोर्स तो लगाया है लेकिन कितने एंगल पे लगाया है, इस वाले पे, तो आप क्या कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा केस है हमारा, खींचने वाला। अगर आप किसी ब्लॉक जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ा और उसको आप एफ से पुल कर रहे हैं, ठीक है, खींच रहे हैं, उस केस में क्या इक्वेशन बनती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये तो सिचुएशन आपको पहले से गिवन है। अब क्या होगा, क्योंकि आप इसको इस तरफ पुश कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा था, जिस तरफ पुश कर रहे हैं उसके क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, और कहां लगेगा, दोनों सरफेस के पैरेलल फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों सरफेस के पैरेलल, तो इसका मतलब ये टेंडेंसी क्या होगी, जिस तरफ मोशन हो रहा है उसके अपोजिट, तो मोशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, आगे समझ में। अब ये इक्वेशन हमारी बन गई, इसको हमें सोल्व करना है। तो हमारे पास क्या होगा, दो इक्वेशन, दो डायमेंशन चल रहा है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसको इस तरफ लिखूंगा तो इसका एक ये कंपोनेंट बनेगा, ये क्या बनेगा, एफ कोस थीटा।
ठीक है, क्या बनेगा, एक कंपोनेंट बनेगा। चलिए इसको अलग इससे लिख लेता हूँ। एक बना हमारे पास एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा इस डायरेक्शन में। यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों फोर्स बनेंगे। अब मुझे इसकी इक्वेशन बनानी है। अब हो क्या रहा है, कुल मिला के जब मैं इसको खींच रहा हूं तो एफ कोस थीटा जो है वो इस ब्लॉक को आगे ले जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इसको आगे को ले जाता है। कुल मिला के क्या हो रहा है, कुल मिला के जो है मैं अगर इसको देखूं तो पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, उसको मान लेते हैं कि ए एक्सेलरेशन से, ए त्वरण से मूव कर रहा है। अब इसकी मुझे इक्वेशन बनानी है, तो दो इक्वेशन बनेगी, एक किस में बनेगी, एक्स एक्सिस में, एक किस में बनेगी, वाई एक्सिस में। ठीक है, तो पहले बनाते हैं किसमें, वाई एक्सिस में इक्वेशन बना लेते हैं। तो वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो वाई एक्सिस में क्या हो रहा है, वाई एक्सिस में जो है इक्वेशन बन रही है कौन सी, एम जी सेटिस्फाई हो रहा है किससे, एन से, और एफ साइन थीटा दोनों से मिलकर हो रहा है। दिमाग में रखना, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में दो फोर्स है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिला के, है ना, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो हो जाएगा एन प्लस एफ साइन थीटा माइनस एम जी बराबर 0। ये लिख सकता हूं। क्यों, क्या ब्लॉक आप जब उसको इस तरह से खींचते हैं, ब्लॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्या कहीं नहीं जा रहा। तो कुल मिला के इस ब्लॉक पर टोटल फोर्स अगर मैं देखूं तो कितना लग रहा है, 0। ठीक है, इस तरह से लिखने का तरीका वैसे ही है, अपन डायरेक्ट लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे अगली बार इक्वेशन में कि एम जी बराबर क्या होगा, एन प्लस एफ साइन थीटा के बराबर होगा। ये हम लिख सकते थे डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन ये समझाने के लिए, क्योंकि जब इक्वेशन आप फिजिक्स से बनाते हो तो क्या है कि ब्लॉक जो है खींच हम उधर भले ही रहे हैं इसको थीटा डायरेक्शन पे, लेकिन जा किधर रहा है, जा हॉरिजॉन्टल में रहा है। इसका मतलब क्या है, कुल मिला के ब्लॉक पर लगने वाला नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, न कि वर्टिकल। वर्टिकल में कितना है, 0। अगर मान लो इसको मैं इधर खींच रहा होता, ये ब्लॉक यहाँ चलने के साथ साथ ऊपर जाता या चलने के साथ साथ नीचे जाता, तो इसका मतलब क्या होता है, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 नहीं होता, लेकिन ऊपर नीचे नहीं जा रहा, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों जो है वो कुल मिला के इस पे लगने वाला जो फोर्स है उनका वेक्टर सम सदिश योग 0 है, वो मैंने यहाँ पे कर दिया। उससे हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर अगर 1 दे देता हूं। तो दूसरे केस पे आते हैं। इस वाले केस में क्या हो रहा है, कुल मिला के ब्लॉक किधर जा रहा है, इस तरफ। तो इसका मतलब इधर लगने वाला बल ज्यादा है और इधर लगने वाला बल कम है। इधर कौन सा लग रहा है, एफ कोस थीटा। तो क्या हो जाएगा अगली इक्वेशन की एफ कोस थीटा, या एम पूरा लिख लेते हैं पहले ना, पहले ये लिख लेते हैं एम ए, हाँ, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, एम ए, वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ कोस थीटा माइनस इसके फ्रिक्शन फोर्स के। और फ्रिक्शन किसके बराबर होता है बताइए, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बराबर होता है, ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। तो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, म्यू एन के बराबर। किसके बराबर होता है, म्यू एन के बराबर। अब मुझे एन चाहिए तो एन किससे निकालूंगा, इस वाली इक्वेशन से। इस वाली इक्वेशन से एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो क्या हो गया, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये वैल्यू क्या करूं, ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख देता हूं। तो एम ए यानी कि टोटल फोर्स किसके बराबर हो गया, एफ कोस थीटा, देन उसके बाद में माइनस म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ए बराबर कितना हो गया, एक्सेलरेशन ए बराबर हो जाएगा एफ कोस थीटा माइनस म्यू एफ साइन थीटा माइनस म्यू एम जी। ठीक है, डिवाइडेड बाय पूरे में क्या आ जाएगा, एम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के एक्सेलरेशन क्या होगा, इस वाले केस में मेरा जी एक्सेलरेशन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, देख लीजिए सिंपल सा है। पहले वाले जब मैंने आपको बताया था तब फोर्स किधर था, हमने हॉरिजॉन्टली खींचा, तब आपस में इन्होंने सेटिस्फाई किया, इन कंपोनेंट की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इधर खींचने का मतलब क्या है, इसमें एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट है, दोनों को हमने अलग अलग कर लिया है। और ये आपको छोटी क्लासों में सिखा दिया गया है, पहले बार बार नहीं कहूंगा कि इधर कोस थीटा होगा इधर साइन थीटा होगा। ठीक है, थीटा की डायरेक्शन में जाते हैं तो कोस थीटा, उसके अपोजिट ऐसे जाते हैं जहां बढ़ता हुआ तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, ये आपको पहले से पता है। हमने सारी इक्वेशंस बना ली, इक्वेशंस को सोल्व कर लिया बस। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया, ये। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, ये वाला फ्रिक्शन फोर्स आया। ठीक है, तो पुलिंग वाले केस में मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे एक कंसेप्ट यहाँ पे और समझाना था आपको। उस कॉन्सेप्ट के लिए मैं लिख देता हूं कि इस वाले केस में, है ना, जो काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है इसको एफ के कह देता हूं मैं ना, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, ये मोशन हो रहा है ना, तो मोशन हो रहा है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको काइनेटिक फ्रिक्शन कह देते हैं। और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये हमारा पास फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट केस करते हैं। नेक्स्ट केस है ये कौन सा, पुलिंग वाला है ना। अब है अगर हम मान लीजिए पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं पीछे से, जब पीछे से आप इसको धक्का दोगे किसी एंगल पे तो क्या इक्वेशन बनेगी, है ना। तो यही हमारा ब्लॉक रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं वो इक्वेशन यहां बना देता हूं। और वो इक्वेशन क्या बन जाएगी उसकी बात करते हैं। तो यहां से ये चेंज हो जाएगा हमारा डायग्राम, और इसमें चेंज क्या करना है वो मैं बता देता हूं। ये तो कौन सा था, पुलिंग वाला केस। अब आ रहा है कौन सा, पुशिंग यानी कि धक्का देने वाला। तो धक्का देने में आप क्या कर रहे हो, धक्का देने में आप क्या करते हो, मान लीजिए किसी एंगल से आप इस पे इस तरह से फोर्स लगाते हैं एफ, ठीक है। तो फोर्स एफ लगाते हैं, इसका मतलब ओरिजेंटल से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से इक्वेशन बना सकता हूं मैं इसकी, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, फोर्स है, ठीक है। तो अब ये जो फोर्स है ये ओरिजेंटल से कितना थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारे पास थीटा एंगल हो जाएगा। इसके दोनों डायग्राम बना दीजिए आप, ये इस तरह से डायग्राम बना दीजिए इन द सेंस, मतलब कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, ये है ना। अब यहाँ से क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, एफ कोस थीटा। इस डायरेक्शन में क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा, क्योंकि जब ये थीटा होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। अगर आप ये देख लेते हैं इस तरह से, है ना, ये अगर एंगल थीटा दिया तो कितना होगा, थीटा कौन सा होता है, शीर्षाभिमुख कोण, है ना। तो इसका मतलब ये भी थीटा ही होगा हमारे पास। चलिए नेक्स्ट में, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। वहां समझ में नहीं आया तो यहाँ से देख लो, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में एफ कोस थीटा, यहाँ इस डायरेक्शन में आओगे तो क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, यही बनेगा ना, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ बनाई है क्योंकि इधर से हम इक्वेशन को कर रहे हैं ना, इसलिए। कुल मिला के क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो अपना ब्लॉक है किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। जब इस डायरेक्शन में जा रहा है हम इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं ना, पुश कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो कुल मिला के इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन आप ले लेना जो भी आपको समझ में आया है ना, या तो इसको इसकी बात कर लो या फिर इसको छुपा के इसकी बात कर लो, है ना, दोनों बना दिए मैंने। तो सबसे पहले अब क्योंकि हमें वाई और एक्स डायरेक्शन, तो पहले वाई डायरेक्शन की बात करते हैं। तो वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अब देखो एम जी साइन थीटा, एफ साइन थीटा जो किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, और एन किधर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुल मिला के जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एन माइनस एफ साइन थीटा माइनस एम जी बराबर 0। एक बार ये इक्वेशन बनेगी तो एन बराबर कितना हो गया, एम जी प्लस एफ साइन थीटा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। ये कब का कैसे पुश कर रहे हैं तब, है ना, पुलिंग से उल्टा बन गया। दूसरा, अब आते हैं किसमें, जब ये मूव कर रहा है तो किधर जा रहा है, कुल मिला के एक्स में जा रहा है, ठीक है। जब एक्स में जा रहा है तो कुल फोर्स कितना होता है, एम में होता है। अब किसके बराबर होगा, देखो उस तरफ कौन सा है, एफ कोस थीटा, है ना। तो एफ कोस थीटा क्या हुआ, बड़ा, जो कि उसको इधर ले जा रहा है। किससे बड़ा, फ्रिक्शन फोर्स किससे किधर होगा, मैं लिखना भूल गया था, फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन हमारे पास, क्योंकि जब इधर जा रहा तो फ्रिक्शन क्या होगा, गति के विपरीत दिशा में सरफेस के पैरेलल, गति के विपरीत दिशा में सरफेस कांटेक्ट के पैरेलल, ठीक है, लगा दिया, क्या बना, एफ के। अब हमारे पास ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, एफ के क्या होता है, फिक्स है, एफ के होता है म्यू एन, ठीक है। अब एन जो है वो हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, तो क्या डिपेंड किया, एन की वैल्यू ये रही हमारे पास। तो एफ के इक्वल टू कितना हो गया, म्यू एन कितना हो जाएगा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में। तो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ कोस थीटा माइनस म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। ए निकालना है, एम का पूरे में डिवाइड कर दो, वैसे तो यही सोल्व हो जाएगा, एम में पूरा डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत, चलो निकाल देते हैं। तो ये हो गया एफ कोस थीटा, ये इधर जाएगा तो म्यू एफ साइन थीटा, ये इसके साथ होगा तो प्लस में म्यू, सॉरी माइनस, प्लस नहीं माइनस म्यू एम जी, ठीक है। कुल मिला के क्या हो गया, डिवाइड में क्या जाएगा, इसके पूरे में एम आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये होगा इस ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन कितना होगा, वो हो जाएगा ओरिजेंटल डायरेक्शन में। अब मैं क्या समझाना चाह रहा था, ये किसके लिए है, ये है पुशिंग के लिए। जब आप क्या कर रहे हो, जब आप धक्का दे रहे हो, वो किसके लिए बनाया था, पुलिंग के लिए। अब पुलिंग और पुशिंग वाले में फ्रिक्शन फोर्स को आप एक बार, जो है ये हमारा फ्रिक्शन है, इसको आप जो है, मैं इसलिए कह रहा था कि इसको एक बार मैं लिख लेता हूं। इस वाले फ्रिक्शन फोर्स को आप देखिए, इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को देखिए, जब हम पुल कर रहे थे यानी कि खींच रहे थे ब्लॉक को, खींचने पे आपका फ्रिक्शन आ रहा है म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा,
ठीक है। और धक्का देने पे क्या आ रहा है, म्यू mg प्लस एफ साइन थीटा। अब मुझे बताओ कौन सा फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाला ज्यादा है नीचे वाला ज्यादा है? नीचे वाला ज्यादा है ना। नीचे वाला कौन सा है, नीचे वाला है पुशिंग वाला, ऊपर वाला कौन सा है, पुलिंग वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको किसी भी रफ सरफेस के ऊपर कोई भी वस्तु है, कोई भी ब्लॉक है, उसको खसकाना है तो धक्का देने में धक्का देने में ज्यादा फ्रिक्शन लगता है बजाय कि खींचने के। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको रफ सरफेस पे किसी भी चीज को खसकाना है तो धक्का देने की बजाय खींचो। अगर खींचोगे तो आपको कम जोर आएगा बजाय कि धक्का देने से। समझ में रहे हो इस चीज को। ये चीज आपको कंसेप्ट के रूप में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसमें घर्षण वाले से पूछा जा सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, क्या बनता है कि खींचने में और धक्का देने में सब सरफेस वही हो, वही ब्लॉक हो, सब कुछ फोर्स वही हो, तो पूछेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में कि धक्का देने पे ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा या खींचने पे ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो क्या होता है, खींचने पर कम फ्रिक्शन लगता है और धक्का देने पे ज्यादा फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, समझ में आ गया चीज। ठीक है, तो दो हमने कंसेप्ट, दो सिचुएशन हमने यहाँ पे क्लियर कर ली है, पुलिंग और पुशिंग, यानी कि खींचना और धक्का देने की। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है, नेक्स्ट कंसेप्ट है इंक्लाइंड प्लेन का। इंक्लाइंड प्लेन का एक बार तो मैं आपसे इक्वेशन ले चुका हूँ, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ी थी अभी। ठीक है, तो एक वो जो ले चुका हूँ उसको मैं बार बार नहीं लूंगा, क्योंकि मैं अब क्योंकि अपने पास इतना वो समय भी नहीं है कि हम एक ही सिचुएशन को बार बार पढ़ते रहे ना। वो इंक्लाइन प्लेन वाली जो सिचुएशन है, जस्ट इसके पहले वाला जो टॉपिक है, यानी जो पहले वाला वीडियो, उसके अंदर आपके इंक्लाइन प्लेन की मैंने सिचुएशन ले ली है। उसके बाद मैं कुछ ऐसे सिस्टम लेना चाहता हूं जो अभी तक हमने फ्रिक्शन के केस में नहीं लिया, यानी कि जो हमने विदाउट फ्रिक्शन में जो कंसेप्ट पढ़े हैं पुल्ली और रस्सी वाले, उन्हीं कंसेप्ट के साथ अब फ्रिक्शन को उसमें जोड़ के देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पे। है ना, ये कंसेप्ट दिमाग में रखना, ये इसलिए इस पे लिखा है कि पुलिंग के अंदर मैं बोल रहा हूं, बस आपको लिखना है नोट्स अगर बना रहे हो तो उसके अंदर, कि खींचने में क्या होगा, फ्रिक्शन कम लगता है बजाय कि धक्का देने में। ठीक है, ये हमारा एक कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी है ये। ठीक है, न्यूमेरिकल में तो आप सोल्व कर लोगे, लेकिन थ्योरेटिकल दिमाग में रखना है इस चीज को। चलिए नेक्स्ट जो मेरी सिचुएशन बन रही है, वो सिचुएशन बन रही है पुल्ली और हॉरिजेंटल एक अपने पास सरफेस है, ये हॉरिजेंटल सरफेस है, यहाँ एक हमारे पास पुल्ली है, पुल्ली से एक मास जो है वो लटका हुआ है। ये मास सपोज कर लीजिए m1 है ना, और इस तरफ जो है एक और ब्लॉक है हमारे पास, इसका मास कितना है, m2 है, और ये इस तरह से पुल्ली पे लटका हुआ है। ठीक है, अब इससे पहले वाले केस जो हमने पढ़े थे वहां पे क्या था, ये सरफेस रफ सरफेस नहीं था। ठीक है, अब क्या है, सरफेस रफ है, इसका मतलब क्या है, वहां पे फ्रिक्शन होगा, और इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट मान लीजिए कितना है, म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, क्योंकि ये तो हवा में लटका, तो यहाँ से कोई फ्रिक्शन होगा नहीं ना। फ्रिक्शन कहाँ होगा, जहाँ दो सतह होगी वहां फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो हमारा फ्रिक्शन है। अब ये पूछा गया है कि जो टोटल जो ब्लॉक है वो क्या हो रहा है, अगर ब्लॉक ये नीचे की डायरेक्शन में आता है तो इस केस में आप फाइंड आउट करिए कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, है ना। तो अब क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी डोरी है तो डोरी के सेंटर की तरफ आप क्या करो, टेंशन बना दो। ये लो, हमने टेंशन दे दिया डोरी को। फिर डोरी अगर एक ही है और मास लेस है तो टेंशन क्या रहेगा, पूरी डोरी में इक्वल रहेगा, तो हमने इधर भी बना दिया भाई, पूरी डोरी में क्या करना है, इक्वल टेंशन रखना है। ठीक है, डोरी का काम हो गया कंप्लीट। फिर लटका हुआ मास पे mg का होगा, वो तो ग्रेविटेशन फोर्स, वो लगा दीजिए, m1g हो गया। फिर अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि भाई हमने इसको रखा है यहाँ पे, तो ये हमने रख दिया m2g। अब m2g है तो ऊपर की ओर क्या लगेगा, कॉन्टेक्ट फोर्स, है ना, अभिलंब लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा, लगा दिया। और क्या कंसेप्ट था, अब हमारे पास, क्योंकि ये कंसेप्ट तो कब तक था, जब तक कि फ्रिक्शन नहीं है। अब इसमें फ्रिक्शन इन्होंने जोड़ दिया है, जो नई चीज है हमारे पास। तो जब फ्रिक्शन जोड़ दिया है और हम कह रहे हैं कि ब्लॉक किधर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, इधर जाएगा। जब इधर जाएगा इसका मतलब इसमें एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, ए एक्सीलरेशन इसमें है तो इसमें भी ए होगा, एक सेम डोरी से, इसलिए ए इस तरफ जा रहा है। तो फ्रिक्शन किधर होगा, जिस तरफ गति हो रही है ब्लॉक की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में सतह के समांतर। ठीक है, जिस तरफ गति हो रही है, मोशन हो रहा है, उसके अपोजिट, और जो सरफेस है, जो सतह है, उसके पैरेलल यानी कि समांतर। तो हमने ये क्या लगा दिया यहाँ पे, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के
लगा दिया, हो गया। अब ये बन गया तो उसके बाद कुछ नहीं है। अब क्या करना है, अब सीधा सीधा जो है हमें एक चीज करनी है, इसके इक्वेशन। तो दोनों दो ब्लॉक हैं तो दो फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे। पहला फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो मैं इधर बना रहा हूँ, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा M1 के लिए। M1 पे नीचे की ओर लग रहा है M1G, ऊपर की ओर लग रहा है टेंशन T, और कोई फोर्स है क्या, नहीं है। और कुल मिला के क्या हो रहा है, एक एक्सेलरेशन है जो किस तरफ लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन इसकी बनेगी, वो बनेगी M1A इक्वल टू, ठीक है, नीचे की ओर आ, इसका मतलब बड़ा कौन सा है, M1G बड़ा है और T छोटा है, बन गई इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, किसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। इस पे क्या हो रहा है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसका जो है दूसरे वाले ब्लॉक का M2G, इसमें M2G तो नीचे की ओर, N ऊपर की ओर, T इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन म्यू के सॉरी F के इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसकी कितनी इक्वेशन बनेगी, इस डायरेक्शन की अलग और इस डायरेक्शन की अलग, तो बना दीजिए। तो बनाते हैं भाई साहब। तो हमारी पहली इक्वेशन बन गई, वो बन जाएगी n बराबर M2G। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कर रहा कि n माइनस M2 बराबर 0 फिर उसके बाद में, ये आपको पता है, अपन कर चुके हैं इतनी बार। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में तो मोशन हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना a है, तो मोशन हो रहा है, तो मोशन हो रहा है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, M2A बराबर, रिजल्टेंट कितना है, M2A बराबर किसके, अब जो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसका मतलब T माइनस F के। ठीक है, अब क्योंकि फ्रिक्शन इसमें अकाउंट में है, T हम यहाँ से रख देंगे, समझ रहे हो मेरी बात को, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो T का फॉर्मूला मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ, T यहाँ से बन जाएगा मेरा, T बराबर क्या हो गया, M1G, और इसको इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस M1A, है ना। ठीक है, T उधर गया, इधर आया, हो गया सॉल्यूशन। अब मुझे क्या निकालना है, इधर फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन क्या होता है, F के क्या होता है, म्यू एन होता है। तो n बराबर क्या है इस इक्वेशन में हमारे पास, ये n बराबर रहा, इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो F के कितना हुआ, म्यू M2G हुआ। सारी इक्वेशन इसमें रख दीजिए। तो M2A बराबर T कितना है हमारे पास, वो रहा M1G माइनस M1A माइनस म्यू M2G। निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2A इक्वल टू M1G माइनस म्यू M2G। ठीक है, A इक्वल टू हो जाएगा M1G माइनस म्यू M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत। अब अगर और अच्छी इक्वेशन बनानी है तो G कॉमन ले लो, ठीक है, वो आप कर सकते हो, कुल मिला के अपने पास आंसर यही आना लास्ट में। ठीक है, हो गया। अब दूसरा क्या होगा, टेंशन कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो टेंशन के लिए क्या करें, इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन की क्या करें, वैल्यू रख देते हैं यहाँ से। तो T इक्वल टू क्या बन जाएगा, T इक्वल टू हमारे पास है M1G माइनस M1। ठीक है, एक्सेलरेशन हो जाएगा M1G माइनस म्यू M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सोल्व करिए, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा M1G माइनस M1 स्क्वायर G माइनस म्यू M1, हाँ माइनस माइनस प्लस प्लस म्यू M1 M2G डिवाइडेड बाय, सॉरी, है ना, गलती क्या कर दी कि ये M1 प्लस M2 तो है ना, इसका एलसीएम भी तो लेना पड़ेगा। तो जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो M1 स्क्वायर G, इसके मल्टीप्लाई में ये, तो M1 M2G, फिर माइनस में M1 स्क्वायर G, और ये माइनस यहाँ जाएगा, फिर से क्या कर देगा इसको माइनस में म्यू M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा M1 स्क्वायर G, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा M1 M2G, फिर ये माइनस में और वो उसमें फिर माइनस में। ठीक है, चलिए नहीं, ये तो प्लस में रहेगा ना, सॉरी, ये माइनस के साथ है ना, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस खोलने पे, नहीं ये खोलना नहीं था, ये इसको अल्टर मल्टीप्लाई करना था, ये माइनस में था और ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये गलती कर दी थी अपन, है ना, ये ध्यान रखना यहाँ पे, ये माइनस को नहीं खोल रहे अपन, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस को खोलते इसको पूरा करना पड़ता ना, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, इसके पूरा के बाहर क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है, हमने M1 को अंदर ले गए, ये ऐसा ही रह गया, फिर जब इसको माइनस को खोला तो ये प्लस आ गया। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसको सोल्व करना है, M1 स्क्वायर G प्लस में M1 स्क्वायर G माइनस में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ से M1
ये कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन क्या आ गया, m1 m2 g कॉमन आ गया, और 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये क्या होगा, डोरी में टेंशन बल हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो टेंशन बल हमने निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, इसके अलावा क्या देंगे, कुछ नहीं देंगे, क्वेश्चन ही नहीं बनता, उसके अलावा क्या निकालोगे। अब क्या निकल सकता है, डोरी गिरनी के ऊपर क्या बोलेंगे, यानी पुल्ली जो है उसके ऊपर क्या बोलेंगे, रिएक्शन फोर्स, और रिएक्शन क्या हो जाएगा गिरनी पे। अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले एक बार कर चुका हूँ कि ये हमारी गिरनी है, ठीक है, इस तरफ लग रहा है टेंशन बल तनाव T, इस तरफ लग रहा है तनाव T, रिएक्शन की तरफ होगा इस तरफ, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर सीधा सीधा √2T हो जाएगा। कैसे निकाला, क्योंकि सदिश है ना, क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट बराबर सदिश में चल जाओ, जो पहले स्टार्टिंग में पढ़ाया था मैंने, रिजल्टेंट बराबर क्या था, जब दो अपने पास बल है और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर थीटा एंगल होता तो क्या करते हैं, रूट में a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा कितना है 90 यानी कि 0, तो क्या हुआ a² प्लस b² का रूट, या क्या t² प्लस t² का रूट, तो क्या हुआ 2t² रूट, तो बाहर आ गया t, रूट में 2 हो गया। ठीक है, चलिए, हाँ, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हम चलते हैं तीसरे केस में, ठीक है, उसमें क्या होता है देखें। अब इस पे आपको न्यूमेरिकल देंगे तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ कह देंगे ये 2 किलो का, ये 1 किलो का है, ठीक है, अब फाइंड आउट करो। जब ये तुम्हें मास दे देंगे, रिव्यू दे देंगे, तो इसकी सारी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगी। अब मैं ये थोड़ी कि क्वेश्चन आपको कराने बैठूँ, इस पर जरूरत है क्या इसकी क्वेश्चन कराने की, नहीं है। अब सिचुएशन समझ ली ना हमने, तो बस अब मैंने यहाँ m1 m2 लिया हुआ, आपके पास 1 किलो 2 किलो 5 किलो दे देंगे, क्या हो जाएगा, वो तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, इक्वेशन आपकी लंबी बनेगी नहीं। जी की वैल्यू आप जानते हो, अगर क्वेश्चन में दी हुई है 10 तो 10 ले लो, नहीं दी हुई तो 9.8 से सॉल्व कर लो। ठीक है, चलिए अब मैं लेता हूँ एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो है गिरनी के साथ दिया हो तो वो कैसा बनेगा, है ना। एक क्या बन सकता है सिचुएशन, नेक्स्ट जो सिचुएशन बन सकती है आपके पास वो ऐसी बन सकती है, ये हमारे पास गिरनी हो गई, ठीक है, यहाँ हमारे पास एक m2, इसको हमने यहाँ से बांध के डोरी से नीचे लटका दिया है, ये हमारे पास m1 है, कुल मिला के इधर जा रहा है, तो कुल मिला के एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तनाव बल, तो अब थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन कहाँ होगा, यहाँ पे कितना दे रखा है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, इसमें म्यू दे दिया, तो तनाव बल जो होंगे वो टी, इस तरफ देखोगे तो टी और टी। ठीक है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। इस तरफ जाओगे तो m1g, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, ये हमेशा क्या होता है लंबवत दिशा में होता है m2g, यानी कौन सा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये एंगल आपको कितना देंगे, थीटा दे देंगे, तो थीटा दे देंगे तो क्या होगा कि इस तरफ भाई साहब एक बल लगेगा जो n लग जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अब कंपोनेंट बनाने की। ठीक है, कंपोनेंट क्या बनेंगे, ये अगर एंगल थीटा तो ये भी कितना होगा थीटा, तो यहाँ क्या बन जाएगा m2g कोस थीटा, इस डायरेक्शन में क्या बन जाएगा m2g साइन थीटा। ठीक है, और कोई बचता है क्या, अभी तक जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उसमें से कोई कंसेप्ट नहीं बचता है, कौन सा बचता है, फ्रिक्शन वाला। ठीक है, तो फ्रिक्शन वाले को मैं अलग पेन से एक बार फिर लिख देता हूँ। फ्रिक्शन में क्या होगा, क्योंकि पूरा ब्लॉक फ्रिक्शन यहाँ होगा क्या, ठीक है, हवा का फ्रिक्शन नहीं होगा, है ना, दिया वाली नगण्य होता है, नेग्लिजिबल छोड़ दो। देन फ्रिक्शन कौन सा है, ये वाला सरफेस पे। ठीक है, ब्लॉक किधर जा रहा है उस तरफ, तो फ्रिक्शन किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा एक और एफ के हो जाएगा। ठीक है भाई, ये एफ के नहीं होता तो ये पूरी सिचुएशन में आपको पहले करा चुका हूँ, है ना, पुली वाले उसमें फ्री बॉडी डायग्राम वाले में ना। हमारे पास ये एफ के आ गया, इसलिए मैं ये करना पड़ रहा है। चलो इक्वेशन बनाते हैं, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी, है ना। क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन हमारी बनेगी, पहले आ जाते हैं जो सिंपल वाला उसके ऊपर चलते हैं, है ना, F1 इस पे M1 पे, M1 पे क्या बन रहा है mg नीचे की ओर और टेंशन बल ऊपर की ओर, और कुल मिला के ये जा रहा है इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ma इक्वल टू m1g माइनस टी। ठीक है, तो t इक्वल टू कितना हो गया, t इक्वल टू हो गया हमारे पास m1, है ना, m1g माइनस m1a। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, नहीं तो आपको दिखने में दिक्कत आएगी। चलिए अब आते हैं इस केस पे। इस केस की ब्लॉक की बात मैं करूं तो इसको पॉइंट से शो कर देता हूं, ताकि क्या इसमें वो 2-3 चीजें है ना। तो n जो है वो भाई साहब है हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और f जो है k वो इस डायरेक्शन में है, और इसी डायरेक्शन में एक और है m2g साइन थीटा, ये दो फोर्स है इस डायरेक्शन में। ठीक है, देन उसके बाद में इस n के लंब जो सेटिस्फाई करने वाला है वो कौन सा है, m2g
साइन थीटा है, अरे सॉरी कोस थीटा है ना, साइन तो उधर ले लिया, कौन सा कोस थीटा है, तो ये कौन सा है, कोस थीटा है। और इधर की डायरेक्शन में हम देखें तो कौन सा है, टी है, ठीक है। कुल मिला के जो है वो किस डायरेक्शन में है, ये कुल मिला के जो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये एक्सेलरेशन ए है, ये फ्री बॉडी डायग्राम है इसका, पॉइंट पे हमने बना दिया, ठीक है। तो अब यहाँ देखो एन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो n इक्वल टू कितना हो गया, m2g cos थीटा हो गया। अब आ जाइए इस पे, कुल मिला के क्या हो रहा है, कुल मिला के ये जो ब्लॉक m2 जो है वो a एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको fk और mg साइन थीटा है, m2g साइन थीटा है, वो उसके अपोजिट लग रहे हैं। P क्या कर रहा है, उसको उधर ले जा रहा है, टेंशन वाले वो ले जा रहा है, तो इसका मतलब टेंशन ले जा रहा था, टेंशन बड़ा हुआ, इन दोनों से लिख दिया बड़ा हुआ, तो क्या हो गया, fk माइनस m2g साइन थीटा। अब फिर से भाई साहब क्या है, fk फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू n, अब n कहाँ से लाऊं, n ये पड़ा, तो फ्रिक्शन फोर्स fk इक्वल टू कितना हो गया, म्यू m2g cos थीटा हो गया। सारी इक्वेशन यहाँ रख दीजिए, तो m2a इक्वल टू टी कहाँ है, ये रहा, m1g माइनस m1a वो हो गया म्यू m2g cos थीटा माइनस m2g साइन थीटा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। निकालना क्या है, a निकालना है, इधर फेंको इसको, तो m1 प्लस m2a इक्वल टू m1g माइनस म्यू m2g cos थीटा माइनस m2g साइन थीटा, ठीक है। अब a इक्वल टू इधर m1g, ठीक है, और इधर क्या कॉमन आ जाएगा, इधर कॉमन आ जाएगा आपके पास m2g कॉमन आ गया, तो म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, टेंशन, ये आपके घर के लिए है, आप खुद निकालिए टेंशन। करना क्या है भाई साहब, कुछ नहीं करना, इस a की वैल्यू को यहाँ रखना है और क्या निकालनी है, इक्वेशन सोल्व करनी है। तो जो t आएगा वो t आप मुझे मतलब आप अपनी कॉपी में निकालेंगे, क्योंकि मैं उस पर अब कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा, मेरा कंसेप्ट जो था वो कंसेप्ट यहाँ खत्म हो जाता है इक्वेशन बनाने पर, कि मुझे सिखाना है ना, वो सिखाना है वो इक्वेशन बनाने पर, इक्वेशन सोल्व करना आप 5वीं 6वीं क्लास में पक्षांतरण करना, इधर से उधर ले जाना, वो सीख चुके हो, गुना भाग करना, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, इससे आप टेंशन फाइंड आउट कर लोगे, और उसके बाद में अगर आपको यही क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा तो यहाँ कह देंगे म्यू बराबर 0.2, ठीक है, m2 बराबर हो गया 3 किलोग्राम, m1 बराबर हो गया 5 किलोग्राम, ठीक है। देन उसके बाद आप फाइंड आउट करिए, थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी होगा वो दे दिया, ये 3 चीज देंगे और आपको इक्वेशन बना देना और सोल्व कर देना, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जो है मैं एक आपको अभी बता रहा था कि हमें क्या लेना है, एक अलग सिचुएशन और लेनी है कि अगर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है तो उस केस में क्या हमारी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो मैं एक केस ले लेता हूँ कि सपोज करिए हमारे पास ये एक सरफेस है ना, अब सरफेस है कोई भी टेबल वेबल, उसके ऊपर हमने क्या लिखा है, एक ब्लॉक पड़ा है m1, इसके ऊपर फिर एक और ब्लॉक रख दिया हमने, इसका मास कितना है m2, और इसके ऊपर फिर से हमने एक और ब्लॉक रख दिया, इसका मास कितना है m1 ना, सॉरी m3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए अब क्या करते हैं कि ये सरफेस है, तो आपको क्या पता है, जहां पे भी सरफेस होता है वहां पे कौन सा फोर्स लगता है, कॉन्टेक्ट फोर्स लगता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा, इसको मैं अलग पेन से बना देता हूँ ब्लू वाले से। तो यहाँ ऊपर की ओर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा n1, ठीक है, कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। इसी तरह से नीचे की ओर भी क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, वो भी कितना होगा n1, क्योंकि दोनों तरफ लग रहा है ना, पड़े रहने की वजह से, और नीचे वाला इसको किसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो mg को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो अपने पास इक्वेशन नॉर्मल आ जाएगी, ठीक है। जो अभी आपने देखा, मान लीजिए ये ऐसा बन रहा है ना, सिंगल फोर्स होता है ये, है ना, सिंगल बल होता है, तो क्या करते हैं, n एक ऊपर की ओर n1 लग रहा है, नीचे की ओर क्या लग रहा है, m1g लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, n1 जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अब हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अब इस वाले केस में, तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, एक फोर्स इस पे ऊपर की ओर लग रहा है, कितना लग रहा है, क्योंकि कांटेक्ट है ना, जहां पे भी कांटेक्ट सतह होगी वहां पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, और ये मैं आपको कब से ही समझाते आ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमने ये केस देख रखा है, जब ये दोनों इस तरह सतह में थे तो क्या लग रहा था, इस तरफ दोनों कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा था। अब ये अगर ऐसे बढ़े तो भी क्या होगा, कॉन्टेक्ट फोर्स तो लगेगा, तो लगा देते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स। यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स ऊपर की ओर, एक फोर्स नीचे की ओर, इसको देते हैं m2 नाम। इसी तरह से यहाँ पे एक फोर्स ऊपर की ओर, एक फोर्स नीचे की ओर, ये कितना होगा, n3 होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या होगी किसी को कोई समस्या
नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, इनकी इक्वेशन बनाते हैं। अगर फर्स्ट वाले में केस की बात करूं M3 की, है ना, अगर हम किसकी बात करें, M3 की अगर बात करें तो M3 की इक्वेशन क्या बनेगी, फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाना चाहूँ तो ये हमारे पास कौन सा है, M3 वाला है। M3 पर एक फोर्स जो है M3G किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, और एक फोर्स किधर लग रहा है, इस पे ऊपर की ओर लग रहा है, वो कितना है, N3 है। कोई समझ से आ गया, भूल गए क्या? देखो मैंने क्या कहा था, जहां पे एरो का साइन आ रहा है, ये एरो जहां जा रहा है उस पे बल लगता है, और ये एरो कहां से आ रहा है वो उस पे बल लगाता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, N3 पर कौन सा बल लग रहा है, तो N3 पे कौन सा एरो आ रहा है, ये एरो ऊपर की ओर आ रहा है, दिमाग में ध्यान रखना, नीचे की ओर एरो नहीं आ रहा है। नीचे की ओर का मतलब तो है N3 लगा रहा है M2 पे, इसके एरो का मतलब क्या है, M2 किस पे लगा रहा है, M3 पे कॉन्टेक्ट फोर्स लगा रहा है। तो इसका मतलब किस लगने वाला फोर्स को लेना अपने को, M3 पे लगने वाला फोर्स कौन सा है, ऊपर की ओर। अब M3 पर और Mg जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, नीचे की ओर। तो कुल मिला के इक्वेशन क्या बनेगी, N3 बराबर बना M3G, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब आ जाते हैं दूसरे केस पे। दूसरा केस कौन सा है, M2 वाला। M2 पर क्या हो रहा है, तो पहले यहां से देखिए, ये एरो किस पे आ रहा है, M2 पे आ रहा है। तो इसका मतलब एक फोर्स तो कौन सा लग गया, ये इस तरह से लग गया, ये कौन सा है, N2, है ना। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूँ, ये ऐसे करके ये फोर्स कौन सा लग गया, N2 जो नीचे की ओर लग रहा है। फिर नीचे की ओर कौन सा लग रहा है, M2G लग रहा है। अब इसके बीच में कॉन्टेक्ट फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर कौन सा लग रहा है, यहां से अगर मैं देखूं तो N1 लग रहा है। सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया ना, क्या लिखा, ये N3 लग रहा है ना, ये ध्यान देना, है ना, कितना लग रहा है, N3, इसको मैंने लिखने में गलती कर दी। ये जो फोर्स है वो कितना, N3 है ना। तो N3 किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। N2 जो है वो किधर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है ना। एरो पे ध्यान दो, एरो जहां है इसका मतलब है उस पे बल लग रहा है। तो मुझे इस पे देखना, तो इस पे एक एरो तो ये आ रहा है और एक एरो ये आ रहा है इसके ऊपर, यानी कि N2 आ रहा है और N3 आ रहा है। N2 किधर है, ऊपर की ओर, N3 किधर है, नीचे की ओर। ठीक है, तो जब नीचे ऊपर की ओर है तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, N2 बराबर मेरे पास आ जाएगा N3 प्लस M2G आ गया। अब N2 का निकाल लीजिए वैल्यू, क्योंकि N3 हमारे पास इधर से पड़ा है। तो इक्वेशन क्या बन गई, M3 प्लस M2G। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं इस वाले केस पे। इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में जो ब्लॉक है हमारा M1 वाला, लिख देता हूं, ये कौन सा है, M1 वाला। M1 पर एरो कौन सा आ रहा है, ऊपर से देखूं तो N2 वाला आ रहा है, नीचे देखूं तो ये वाला आ रहा है इस डायरेक्शन में। तो कुल मिला के पहले N को ही ले लो, एक तो इधर से आ रहा है वो N2 आ रहा है, और नीचे से ऊपर की ओर जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, N1 आ रहा है। कुल मिलाकर एक और फोर्स जो लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, M1G लग रहा है। तो कुल मिला के इक्वेशन क्या बन जाएगी, कि यहां से अगर मैं देखना चाहूं तो N2 बराबर क्या आ रहा है, N1 माइनस M1G। ठीक है, उल्टा, चलो ये कर देते हैं कि कुल मिला के ये दो फोर्स नीचे लग रहे हैं, तो इसका मतलब N2 प्लस M1G, और ऊपर की ओर कौन सा लग रहा है, N1 लग रहा है। तो कुल मिला के क्या हो गया, N1 बराबर M1G, N2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, M2 प्लस M3, चलो कॉमन ले लो इसको पूरे कोई, है ना। ठीक है, इस इक्वेशन से, तो इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई हमारी, 3 हो गई। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स N1 कितना होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3G। N2 कितना होगा, M2 प्लस M3G। N3 कितना होगा, M3G। अगर यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या कर सकते हो फ्री बॉडी डायग्राम में, ये इस तरह से कर सकते हो, जो ऊपर लग रहा है उसको ऊपर लिख दिया, जो दोनों नीचे लग रहे हैं उनको हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब समस्या नहीं होगी आपके साथ। ठीक है, ऊपर जो लग रहा है वो N2, और नीचे वाले को हम क्या करते हैं, नीचे, इसको ऐसे ही बना सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, को प्रॉब्लम थोड़ी है। ठीक है, अब समझ में आ गया ना, ये दोनों जुड़ेंगे इसके बराबर होंगे, तो ये दोनों जुड़े इसके बराबर हो गए, ये दोनों जुड़ के इसके बराबर हो गए, तो ये दोनों जुड़ के इसके बराबर हो गए। ठीक है ना, ये एक ही चीजें दोनों अलग अलग नहीं है, पर क्योंकि हमने जिस तरह से लगा हुआ उसी तरह से डायग्राम बनाया, इसलिए कंफ्यूजन नहीं लेना, आप इस तरह से डायग्राम बना लो, इसको सोल्व कर लो। तो कुल मिला के ऐसी जब सिचुएशन आ जाती है तो ये इस तरह से रहेंगे। अब ये देखिए, ये ब्लॉक ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि
पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स कितना होगा, N1 N2 N3 तो हमने निकाल दिया, N1 N2 N3 नॉर्मल फोर्स कितने होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या कर देंगे कि अगर इनमें गति नहीं हो रही है तो M2 पर कुल फोर्स कितना होगा, है ना। क्या पूछेंगे कि M2 पर कुल फोर्स कितना होगा, और आप लोग जो है M2 पर कुल फोर्स एग्जाम में ये वाला निकाल के आ जाओगे, लेकिन M2 पर कुल फोर्स कितना होगा, M2 पर कुल फोर्स 0 होगा। चाहे M1 को पूछ लो, चाहे M2 का पूछ ले, चाहे M3 का पूछ ले, हर एक ब्लॉक पे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ये स्टेबल है, ये ऊपर की ओर गति नहीं कर रही, एक दूसरे पड़े हुए हैं। पड़े हुए इसका मतलब क्या है, पड़े हुए इसका मतलब है गति नहीं हो रही है। गति नहीं हो रही तो कुल फोर्स पूरे सिस्टम पर कितना हुआ, 0, और इन सब पे भी कितना हुआ, 0। और वो निकालने के लिए निकाल के भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, मैं अगर N2 की बात करता हूँ, सॉरी M2 की, किसी पे भी निकाल के देख लेते हैं। M2 की अगर मैं बात करता हूँ, M2 पे कुल फोर्स कितना लग रहा है, तो कुल फोर्स अगर मैं देखना चाहूँ तो कितना लगता है, ये वाला, है ना। कुल फोर्स कितना है, तो यहां से देखो M2 की अगर मैं बात करूं तो एक लग रहा है नीचे की ओर N3, एक इधर लग रहा है ऊपर की ओर कितना N2, एक इधर लग रहा है नीचे की ओर M2 की। ये बनाया मैंने डायग्राम, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये जो पूरा का पूरा फोर्स है ये दोनों मिलके किसको सेटिस्फाई करना है, इधर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन से मैं देखूं तो M2 प्लस M3G नीचे की ओर लग रहा है, तो इतना ही क्या लग रहा है, ऊपर की ओर। तो कुल मिला के इस पे फोर्स कितना होगा, 0 होगा। और अगर आपको सिर्फ ये पूछा जाए कि N1 N2 N3 कितना होगा, तो N1 N2 N3 जो है वो इतना होगा, ठीक है। ये दोनों चीजों में ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सिचुएशन देके और क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि M2 पर कुल बल कितना लग रहा है, और उसमें आपको क्वेश्चन सोल्व करना ही नहीं है। जब मोशन हो ही नहीं रहा तो कितना लगेगा, 0 लगेगा। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। कोई समस्या यहां तक?